श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की आज की कड़ी पर एक चर्चा लेकर हाजिर है हर बार की तरह। और आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं स्क्वाड्रन लीडर अनिल सहगल, जो कि एक लेखक भी हैं, कवि हैं, कॉलमनिस्ट हैं और समाज सेवी भी हैं। अनिल साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी सहगल साहब, आज भी प्रधानमंत्री ने अलग अलग विषयों पर कई सारे विषय अपने मन की बात कार्यक्रम में उठाए, उन पर बात की और शुरुआत उन्होंने की आज के दिन की, जो कि 26 नवंबर है। 2008 में आतंकवादियों ने हमला किया था और करीब 150-200 के करीब लोग मारे गए थे और जिनमें कुछ विदेशी भी शामिल थे। इस मौके पर हम भी उन जान गंवा चुके या शहीद हो चुके लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं अपनी तरफ से। उस समय जो बड़ी मुस्तैदी के साथ खतरनाक हमले को उससे निपटा गया था, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एयरफोर्स में रह चुके हैं। जी जगमोहन जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी जनता से, अपने आवाम से मुखातिब होता है और मन की बात कहता है और उन सभी विषयों पर चर्चा करता है जो हमारे श्रोताओं के मन में कहीं ना कहीं उभरते रहते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात 26/11 की, ये एक ऐसा दिवस था जिसे हम कह सकते हैं कलंक दिवस। आई वॉज शॉक्ड कि इस तरह की हमला हमारे देश पर हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। अब 26/11 से हम क्या सीखते हैं? 26/11 से हम ये सीखते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सजग रहे देश की रक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति। और ये कार्य सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर या बीएसएफ पर या सीआरपीएफ पर ना छोड़ा जाए, वो तो काम कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ जनता को भी सजग रहना है। आपका भी कर्तव्य है कि आप उनका साथ दें, उनके काम को आसान बनाएं और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें, भागीदारी रखें। जी सर, आज संविधान दिवस भी है हमारा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में आज जिक्र किया कि 1949 में संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था हमारे आज को, और उन्हें बताया कि हमारे संविधान की क्या खूबियां हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और किस तरह से अलग अलग देशों के 60 से भी अधिक देशों के संविधानों को स्टडी करके और फिर भारतीय रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको बनाया गया, तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री ने आज बात भी की कि इसमें अभी तक 106 संशोधन जो तरमीमें हैं वो हो चुकी हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, जो कि एक एक नागरिक को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की विविधता को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की जो मकामी ज़रूरतें हैं, हालात हैं, उनको देखते हुए जो संविधान हमारा बनाया गया? देखिए, मैं कानून का छात्र रहा हूँ और संविधान हम सबको पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, और मैं ये समझता हूँ कि हर देशवासी को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा फर्ज है कि गीता, रामायण या कुरान के साथ साथ हम संविधान को भी पढ़ें, उसको समझें। उसमें 2 लाभ होते हैं। एक तो हमें ये समझ में आता है कि सरकार से क्या अपेक्षाएं जनता कर सकती है, और उसके साथ साथ उसमें यह भी लिखा है कि हर नागरिक का क्या कर्तव्य है। खाली सरकार के कर्तव्य नहीं है जी, ये जानने के लिए संविधान पढ़ना बेहद जरूरी है। और ये मैं आपसे बताऊं, जिन लोगों ने पढ़ा है वो मुझसे सहमत होंगे, और मुझे यकीन है कि आपने पढ़ा होगा और आप भी सहमत होंगे कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल आप नहीं पढ़ सकते। जी, ये वैसा नॉवल है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, आपको शिक्षित रखता है और सजग रखेगा। तो संविधान पढ़िए। और जहां तक भारत के संविधान की बात है, देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका सबूत यह है कि 106 बार संशोधन हो चुका है। जी, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो संशोधन संभव नहीं थे। जी, दूसरा फेडरलिज्म है। तीसरी बात यह है कि ये संविधान हमने बाकी सारे देशों के, जैसे आपने बताया कि 60 या 70 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उसका निचोड़ समझ के फिर हमने इसकी संरचना की है।
तो उसका सारा लाभ हमने उठाया है। जी, और रिसेंटली देखिए जो नारी शक्ति अधिनियम लाया गया, वो मौजूदा दौर की जरूरतों को देखते हुए हम बराबरी की बात करते हैं। हमारी जो वुमेन पॉपुलेशन है वो भी ऑलमोस्ट आधे के बराबर है, 50-50 है। तो जब देश के निवासी 50-50 हैं तो देश की तरक्की में उनका योगदान 50-50 क्यों नहीं होना चाहिए? और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोशिश तो की है, कम से कम 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो आप क्या समझते हैं कि इस आरक्षण से कितना लाभ होगा और महिलाएं जो हैं वो देश की तरक्की में योगदान किस हद तक दे सकेंगी? देखिए, इससे कितना लाभ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप मेरे मन की बात पूछें तो मेरे मन की बात राष्ट्र की या पार्लियामेंट की या प्रधानमंत्री की मन की बात से बड़ी मिलती जुलती है। अब भाई, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, समाज में बराबरी का दर्जा होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जहां तक आरक्षण की बात है उसमें विचार अलग अलग हो सकते हैं। और जब हम ये कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी संविधान में है तो हमारे अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील हो जी, भले ही वो हमसे सहमत हो या ना हो जी। तो आरक्षण की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये वक्त बताएगा कि उससे क्या लाभ होता है। उसकी भी बहुत सारी पीड़ाएं होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा हमारे देश में। लेकिन अगर जरूरत है और हमारे पार्लियामेंट ने सोचा है तो मैं इसका स्वागत करूंगा जी। और हर नई चीज में उसको लागू करने में दिक्कतें तो आती हैं, घरों में भी आती हैं, समाज में भी आती हैं, देश में भी आती हैं जी। और दुनिया में आती हैं। जहां तक बराबरी का बात है, मैं इससे शुरू से सहमत था। जब मैं स्टूडेंट था और इसी आकाशवाणी में आकर बहुत सारी मैंने ब्रॉडकास्टिंग की थी, बहुत सारी चर्चाएं की थी, तब भी हम ये बात करते थे कि भाई बराबरी होनी चाहिए, क्यों ना हो। मैं ये पूछता हूँ, बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए जी। स्वागत है और धन्यवाद हमारे पार्लियामेंट का कि बराबरी का दर्जा जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है जी। प्रधानमंत्री मन की बात के लिए कहते हैं कि ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरे देशवासियों के मन की बात है। और वो हर महीने विचार मांगते हैं, लोगों से सजेशंस मांगते हैं कि आप हमें बताइए कि किस विषय पर हम इसके ऊपर बात करें। और आज में उन्होंने जिक्र किया जो भारत में नई चेंज वो देख रहे हैं कि लोगों का अपने देश के प्रति प्यार बढ़ा है, लोकल के प्रति प्यार बढ़ा है, स्वदेशी के प्रति प्यार बढ़ा है। और हाल ही में जो त्योहार हुए हैं, दिवाली है, भैया दूज है, जो ऐसे त्योहार हुए हैं, तो एक आंकड़े के मुताबिक 4 लाख करोड़ से अधिक की लोगों ने परचेजेस की है एंड दे प्रेफर्ड लोकल अपना। तो ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है देश की तरफ, ये कितना लाभदायक होगा देश को मजबूती देने के लिए? बहुत जरूरी था ये, और ये प्रधानमंत्री ने बात शुरू की तो इसका बेहद स्वागत है। हमें अपने कारीगरों की, अपने क्राफ्ट्समैन की चीजों को खरीदना चाहिए ताकि उनका उत्साह वर्धन हो सके। दूसरी बात है इकोनॉमिक्स की। देश का पैसा देश में रहना चाहिए। हम जब छोटे थे और दिवाली आती थी तो हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई जाकर मिट्टी के दिए लाओ जी। क्यों? ताकि जो कुम्हार है, जो वो दिए बनाता है इतने महीनों से, उसकी मेहनत सार्थक हो जी, और उसके घर में भी दिवाली का दिया ठीक से जल सके जी, वो भी पूजा में उतना ही आनंद प्राप्त कर सके जितना हम करते हैं। तो ये उस वक्त की सोच थी जिसको प्रधानमंत्री ने व्यापक रूप दे दिया और कहा कि वोकल फॉर लोकल। अब ये बात जो है एक अभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री का यही कार्य होता है, किसी भी अच्छे प्रधानमंत्री का, कि देश को नई सोच दे, लोगों को प्रेरित करे उन सारे कार्यों को करने के लिए जिससे हमारे देशवासियों का भला हो, समाज का भला हो जी। तो ये प्रेरणा तो मिलती है। और ये जो मन की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक बात थी, जो आज से पहले हमारे प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं सोची, मुझे आश्चर्य होता है। ये सबसे आवश्यक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आज भी देखा, प्रधानमंत्री ने कम से कम 20 क्लिपिंग्स दिखाई, मैं गिन रहा था जी। उसमें उन्होंने केरल, असम, दिल्ली, बसोली, लद्दाख, कठुआ, लद्दाख, ये सारी जगहों की जो क्लिपिंग्स थी। देखिए क्या होता है, ये देश को बांधने की प्रक्रिया है जी। ये प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि आज मन की बात देखते देखते मैं पूरे देश से जुड़ गया, बंध गया। मुझे लगा कि कोयम्बटूर में बैठा वो जो आदमी है, मुझे नाम याद नहीं है, जो बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनकर देखकर इतना दुखी हुआ कि उसने अपनी, हालांकि बहुत गरीब आदमी था जब मैंने उसकी क्लिपिंग देखी, लेकिन उसकी सोच बड़ी अमीर है। लोगानाथन जी। अब
मैं कहता हूँ जय जयकार करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों की, लोकनाथन की, कि भाई आपने इतनी गरीबी में रहते हुए भी लोगों के, बच्चों के दुखों को समझा, अपनी आय का एक हिस्सा परसेंटेज होगी जी, वो उनको समर्पित कर दिया जी। और जब उनको पैसे की कठिनाई आई तो पैसा कमाने के लिए उन्हें शौचालय तक साफ कर, क्या बात है, हैट्स ऑफ। मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष जो है ऐसे लोगों को पद्मश्री से विभूषित करना चाहिए जी। ये इस लायक हैं, ये प्रेरणा का स्रोत है मेरे लिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकनाथन नहीं है जी, लेकिन वो कार्य कर रहा है जो मुझे करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ जी। तो ये मैं सोच रहा था उस वक्त कि काश हमारी सोच भी वैसी हो जाए। और देश के लिए प्यार, इसको कहते हैं कि बिना शर्त के प्यार, बिना स्वार्थ के प्यार, एक समर्पण भाव जो उनके अंदर था कि मेरे देश के बच्चे हैं, अगर आसपास मैं देख रहा हूं उनके पास कपड़े नहीं हैं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है किसी तरह भी। लोग सोचते हैं कि हमारी जेब भरी होगी तो हम कुछ चैरिटी करेंगे या सेवा करेंगे, या तो वो नहीं, जिसने करनी है वो खाली जेब से भी सेवा कर सकता है। और जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि 4 लाख करोड़ की शॉपिंग हो गई, और एक और अनुमान आया है कि जो भी शादी का सीजन चल रहा है इंडिया में, तो 5 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है कि लोग खर्च करेंगे। और प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि हमें देश से प्यार करना है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही पैसा जो हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फॉरेन में जाके खर्च करते हैं, अगर वो अमीर लोग जो उतना पैसा करोड़ों रुपए बाहर खर्च करते हैं वही अगर अपने देश में खर्च करें तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने में और सबसे बड़ी पावर बनने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए क्या है कि शादियां तो होती रहती हैं हर समाज में जी, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले या आज से 200 साल बाद भी होती रहेंगी। ये एक रीति रिवाज है समाज के। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा जो शादियों के साथ जुड़ी हुई है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पहली बात। लेकिन जब खर्च करना ही है तो भैया देश में करो ना जी। वो धन लेके विदेश क्यों जा रहे हो, किस लिए? ये धन जो है अगर मेरे अपने लोगों के बीच में बट जाए, उनके काम आ जाए, उससे उनकी कमाई हो जाए तो मुझे कष्ट क्यों हो? मैं तो खर्च कर ही रहा हूं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। देखिए यहां मैं कहता हूं कि मन की बात से प्रधानमंत्री पूरे देश को विचारोत्तेजक सामग्री दे रहे हैं, विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे भाइयों सोचो, समझो और इस चीज को क्रियान्वित करो ताकि समाज का लाभ हो। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल डेस्टिनेशन अगर वेडिंग होती हैं तो भाई सिक्किम में होनी चाहिए, आसाम में, मेघालय में, केरल में, जैसलमेर में, कश्मीर में, कहीं भी हो सकती हैं। क्या आवश्यक है कि मलेशिया में हो या विदेशों में हो? कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें ये बात समझनी चाहिए और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री की ये बात लोगों को काफ़ी प्रेरित करेगी। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग तो चलनी चाहिए, लेकिन वो डेस्टिनेशन सिर्फ हिंदुस्तान में होने चाहिए, सिर्फ मेरे देश में होने चाहिए। और प्रधानमंत्री जो अपने आसपास बदलाव देखते हैं वो बदलाव की बात वो पूरे देश के साथ और विदेशों के साथ भी साझा करते हैं। और उन्होंने ये कहा जो आज पेमेंट्स जो हम ऑनलाइन करते हैं या यूपीआई के थ्रू करते हैं उनका उन्होंने जिक्र किया कि भारत इसमें दुनिया को पीछे छोड़ते जा रहा है और भारत में सबसे ज्यादा ये ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनी सुविधा और अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। ये सिर्फ यूपीआई तक ही महदूद नहीं है, बल्कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है, प्रौद्योगिकी आती है, उसका इस्तेमाल अपने जीवन को आरामदायक बनाने में और देश की तरक्की में इस्तेमाल होना चाहिए। ये किस तरह आप इसे देखते हैं? बहुत आवश्यक है ये बात को समझना और जो डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम है उसको अपनाना। देखिए इससे क्या है, हमारा फायदा ही फायदा है। मुझे सिर्फ ये कष्ट होता है कई मर्तबा, मैं तो इसको इतना इस्तेमाल करता हूं कि कई मर्तबा मेरी जेब में धनराशि होती ही नहीं है जी। सिर्फ कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अगर कहीं 10-20 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो जेबें टटोलनी पड़ती हैं जी। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं इसको बहुत सुविधाजनक समझता हूँ। मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये सबसे कहूँगा कि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। लाजवाब है, इसको आप अपनाइए। भले आप यूपीआई से दीजिए, उसमें जो हमारे अपने देश के ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि उन ऐप से होने वाली आय हमारे लोगों तक ही पहुंचे जी। और दूसरी बात यह है डिजिटल पेमेंट से बहुत सारे ये लाभ होते हैं कि तो हमारे नोट फटते नहीं हैं, इस्तेमाल में घिस जाते हैं। उस पर पहले लोग लिख लेते थे जी। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा खर्चा है नोट को बनाने का उसमें भी कमी आएगी, उससे भी देश का हित होता है।
तीसरी बात यह है कि इससे आसानी होती है। कार्ड दिया, जैसे आप पेट्रोल भरवा रहे हैं और उसने मल्टीप्लाई किया, आपने 13 लीटर ले लिया तो उसका रेट है मान लीजिए 97 रुपया 86 पैसा। अब वो बेचारा मल्टीप्लाई करके आपसे बोलता है सर इतना हो गया, ये चेंज नहीं है मेरे पास। जी जी। अरे भाई चेंज की जरूरत ही नहीं है जी। आप कार्ड दीजिए, कार्ड से पेमेंट कीजिए। अब इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है जी। ये बहुत सुविधाजनक है, इससे देश का लाभ है और हम सबका लाभ है। जी। और बात टेक्नोलॉजी की और इन्वेंशंस की हुई है तो प्रधानमंत्री ने आज ये भी जिक्र किया कि आज दुनिया भारत के नौजवानों को इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन उस एंगल से देख रही है, क्योंकि हमारे युवा जो हैं नए नए पेटेंट्स उनके नाम पर आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि 2022 में भारत के जो पेटेंट आवेदन है जिसको अप्लाई करते हैं वो 31% अधिक उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरह से हमारे जो नौजवान हैं ये सरकार द्वारा शुरू की गई अलग अलग स्कीमों, अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग जो प्रोत्साहन उनको दिए जा रहे हैं उनकी बदौलत किस तरह से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए नई शिक्षा नीति के तहत ही आज स्कूलों में हमारे पास टिंकरिंग लैब्स हैं जिसमें बच्चे शुरू से ही इन्वेंशंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कॉलेजेस में, अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप और स्टैंडअप तो है ही है। तो जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं और नौजवानों के अंदर जोश जो है, प्रतिभा जो है, उसको निखारने का किस तरह से मौका मिल रहा है इनके जरिए। हम जब पढ़ रहे थे कॉलेज में तो जब पेटेंट शब्द आता था तो हमें यही मालूम था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट जो है वो इजराइल के पास है जी, 95%। इसके आगे हमारा ज्ञान रुक जाता था। हमारे देश में तो पेटेंट लेने की शुरुआत ही नहीं हुई थी उस जमाने में। मैं 60s और 70s की बातें कर रहा हूँ, इक्का दुक्का केस होंगे। अब जब प्रधानमंत्री की आज मैं बात सुन रहा था तो आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि भाई 31% जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है जी। ये लाजवाब बात है। इससे मुझे बेहद खुशी हुई है कि अब हमारा ध्यान भी इस तरफ जा रहा है। इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है वो पेटेंट्स के प्रति सचेत है जी। अब सचेत है, कैसे सचेत है? क्योंकि उनको ज्ञान है। अब ज्ञान है तो कैसे है? क्योंकि आइडिएशन के लिए आपको और टिंकरिंग लैब जो आप कह रहे हैं जी, वो कॉलेजेस में दी गई हैं जी। हमारे जमाने में ये सब नहीं था। अब जमाना बदला है, उसका स्वागत है। टेक्नोलॉजी बदली है, उसका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री की नई सोच है, उसका भी स्वागत है। नई नई चीजें देश में उपज रही हैं, बेहद स्वागत है। तो ये स्वागत की एक लंबी कतार है जो मुझे बेहद उत्साहित करती है। देश के प्रति, समाज के प्रति, युवाओं के प्रति, उनके ज्ञानवर्धन के प्रति। ये अद्भुत भारत है जो आज मैं देख रहा हूँ जी। और हमारे देश के आज़ादी से लेकर अब तक जो प्रधानमंत्री आए उनमें से बड़ों ने समय की नज़ाकत के मुताबिक नारे दिए, जैसे जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसके बाद अटल जी ने फिर जय विज्ञान जोड़ा और अब प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ जय अनुसंधान जोड़ चुके हैं। और अनुसंधान की बदौलत ही तो इतना कुछ चेंजेस आ रही हैं कि भारत दुनिया में एक नई पहचान, नया रुतबा और नया रसूख जो है वो हासिल कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जगमोहन जी। और प्रधानमंत्री की बात का हमें जो है स्वागत भी करना चाहिए। देखिए कोरोना के दौरान अगर हम वैक्सीन बनाने वाले पहले या दूसरे देशों में शामिल हो सकते हैं जी, तो ये इनोवेशन का इससे बड़ा उदाहरण क्या है जी। अमेरिका नहीं बना सका, रूस नहीं बना सका, हमने पहले बना ली। तो ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि हमारे अंदर प्रतिभा शुरू से ही थी, आज बढ़ गई है। सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधाएं हैं, माहौल है। तो उसके इस्तेमाल से हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो भाइयों, भारत आज कहां पर पहुंच चुका है। और ये हमारी जो रफ्तार है ये तेज ही होती जाएगी। मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी सोच है प्रधानमंत्री की और इन सब से देश का बहुत भला हो रहा है जी। भारत 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और कहीं ना कहीं वो गुलामी वाली मानसिकता हमारे अंदर घर कर गई थी। विदेश में कुछ हो रहा है उसको हम सुपीरियर मानते थे और अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में रहते थे कि हम देसी हैं या ऐसे ही हैं या बाकियों से पीछे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज देश का नौजवान, देश के बड़े जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इस चीज़ को मान चुके हैं और वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम खुद पर फख्र करें।
अपनी जड़ों के साथ जुड़ें, जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी हमारा दरख्त नुमा ये जो देश है ये मजबूत रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि पिछले एक प्रोग्राम में उन्होंने लोगों को एक चैलेंज दिया था कि वो अलग अलग मेलों की फोटोग्राफ्स जो है वो शेयर करें और उसमें बाद में प्राइजेस भी मिले थे। तो मेलों का जिक्र आया तो हमारा देश मेलों का देश है, अलग अलग विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, सभ्यताओं की विविधताएं हैं, भाषा, बोली, खान पान, लाभ लिबास जो है उसमें विविधताएं हैं। मेलों की बात चली है तो आज जो मेला शुरू हो रहा है जम्मू में, हालांकि प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उस मेले का जिक्र करें जो नॉर्थ इंडिया के लोक मेलों में शुमार जिसका होता है, सबसे बड़े लोक मेलों का, बाबा जित्तो की याद में जो झिड़ी का मेला हम मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में 2 लाइनें आप कुछ बताएं। देखिए, साल में दिन होते हैं 365 जी, और भारतवर्ष में मेले होते हैं शायद 965 जी। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जी, जब देश के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई मेला ना चल रहा हो। जी, ये तो मेलों का देश है, जी, रंगों का देश है, खुशियां बिखरी हैं, लोग जुड़ते हैं मेलों में, जी, समाज बंध जाता है मेलों में, हमारा जो संपर्क है वो जनजीवन से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। मेलों में बहुत से क्राफ्ट्समैन आते हैं जो अपनी चीजें बेचते हैं। कोई कुम्हार होगा, वो मिट्टी के खिलौने बना के लाता है, कोई लालटेन बना के लाता है। वैसे भी साल भर में देखता हूँ बंबई की सड़कों पर, जब मैं कार रोकता हूँ किसी भी रेड लाइट पर, तो कोई ना कोई चीजें लोग लेके बेचने के लिए आते हैं। तब मुझे लगता है कमाल का देश है यार। दिल्ली में जाओ तो अलग चीज मिलती है, जम्मू में जाओ तो अलग चीज मिलती है। ये कितने क्राफ्ट्समैन हैं। अब ये मेले ना हो तो क्राफ्ट्समैन कहाँ से अपना माल बेचेंगे जी। और हमारा कर्तव्य है कि इन मेलों में जाओ, चीजों को खरीदो। भाई सिर्फ आपको नहीं भी उसका इस्तेमाल है तो सिर्फ उसके उत्साह वर्धन के लिए कुछ पैसे खर्च कर दो जी, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला जी। लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जहां पे उनको उत्साह मिलेगा, बेहतर चीजें बनेंगी। और जैसे कहा कि बात हर जगह होती है, इकोनॉमी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, अर्थव्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको भी बल मिलता है। अब बल तो हम ही दे सकते हैं ना जी। अभी बल देने के लिए बाहर से विदेशी थोड़े आएंगे जी, तो हमें जाना चाहिए मेलों में। और मैं झिड़ी का मेला देखने जरूर जा रहा हूँ जी, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ चलें जी, और उसके बाद फिर हम झिड़ी के मेले की चर्चा विस्तार से करें। जी सहगल साहब, यहाँ पर झिड़ी के मेले का जिक्र हुआ तो मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बड़ी बार ऐसा होता है कि विश्व मंच पर कुछ लोग या कुछ ऐसे संगठन है वो भारत को बराबरी की, ह्यूमन राइट्स की और इस तरह की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये चीजें तो हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। अब बाबा जित्तो जिनकी हमने बात की, उन्होंने कब, कितने वर्ष पहले आवाज उठाई थी जागीरदारी निजाम के खिलाफ, जो कि किसान मेहनत करता है और जागीरदार आके उसका सारा अन्न ले लेता है, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाते हुए अपना बलिदान दिया था। तो हम तो शुरू से ही सजग हैं और ये कहानियां हमें प्रेरित करती रहेंगी कि हम समाजी बराबरी और इंसाफ की खातिर लड़ते रहें। और आज के इस प्रोग्राम में उन्होंने मिलकर काम करने की भी बात की कि जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, अकेले अकेले हम नहीं उस काम को कर सकते, अलग अलग उंगली मेरी कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन जब एक मुट्ठी बन जाती है तो हम उस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने बहुत से महिलाओं का जिक्र किया, लद्दाख की महिलाओं का जो पश्मीना का काम करती थी, और शुरू में वो जो इक्का दुक्का जो टूरिस्ट आते थे तो उन्हें अपना पश्मीना बेच पाती थी, लेकिन आज वो लद्दाख की एक मिसाल बन चुके हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख नाम एक ब्रांड से पूरी दुनिया में ये सप्लाई कर रहे हैं। एक तो एक्सपोजर मिलना और दूसरा मिलकर काम करना। उन्होंने बताया कि 450 के करीब महिलाएं हैं 15 अलग अलग गांव से। तो मिलकर काम करने की शक्ति जो है, ये जो गुट्टी है, इसे हर एक को समझने की कितनी जरूरत है सर? बेहद जरूरत है, और हमारे देश में इस दिशा में निरंतर कार्य होता रहा है। जब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में तो हमने सुना था कि केरल में कुछ राइटर्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई और सेल्फ पब्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू की। फिर जब हम अगले साल पहुंचे, देश में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि जगह जगह कोऑपरेटिव्स खुल रहे हैं। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या हैं? कोऑपरेट, मिलकर ऑपरेट करो। अब जब मिलकर ऑपरेट करोगे तो उससे जो धन लाभ होगा उसका आवंटन जो है आपस में ही होगा जी, तो सभी को फायदा है।
अब जब सबको फायदा है तो समाज को फायदा है, और समाज से शहर बनता है, शहर से स्टेट बनती है, स्टेट से देश बनता है, तो ये भला ही भला है। हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है। कोऑपरेटिव जो हैं हमारे राज्य में, ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वो शायद राजा रणबीर सिंह के बाद जो आए थे उनके पुत्र, उन्होंने पहली बार जो है जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स का प्रचलन शुरू किया था जी। अब ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं और देश में चल रही हैं, तो इनको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और मैं बधाई देता हूँ लूम्स ऑफ लद्दाख की महिलाओं को और सैल्यूट करता हूँ उनके इस प्रयास को। जी, बातें तो बहुत आज प्रधानमंत्री ने की, अभी भी बहुत सारी बातें हमसे छूट चुकी हैं। बात करते करते समय इतना नहीं है कि हम अपनी बातचीत को जारी रखें, लेकिन चलते चलते एक जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जब श्री गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है, देव दीपावली होती है, तो इन दो त्योहारों के ऊपर मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक टिप्पणी दें, फाइनल टिप्पणी, और उसके बाद आज का ये प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। सर, हम तो बचपन से ही गुरुद्वारों से जुड़े रहे हैं। हमारे सरदार भाई बहनों के साथ हर इतवार को गुरुद्वारे में जाना और नमन करना हमारे जीवन का अंग था। 1969 में 1969 में बाबा नानक की 500 साला जयंती मनाई गई थी। उस वक्त मैं GGM कॉलेज का विद्यार्थी था और मुझे याद है कि बड़े भव्य तरीके से हमने अपने कॉलेज में उस जयंती को मनाया था। और मुझे इतना भी याद है कि हमारे जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर इकबाल, उन्होंने ख़ास तौर से दिल्ली से अमृता प्रीतम लेखिका को बुलाया था, और ये पहली मर्तबा था जब इतने बड़े लेखक का हमारे कॉलेज में आगमन हुआ था। तो ये हमारे यहाँ जो है धर्म जो है सब जुड़े हुए हैं। बाबा नानक खाली सरदारों के नानक या बाबा नहीं हैं, हमारे भी हैं जी, मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं जी। उन्होंने मानवता का संदेश दिया, मानवता का संदेश है। ये बहुत खूबियाँ हैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे जम्मू की, हमारे डोगरा समाज की, कि ये सदा से मिलजुल कर रहा है। और इसमें धर्म को लेकर जो वो कहते बिखराव, वो मुझे नहीं दिखाई देता था जी। बहुत कोशिशें होती हैं कि वो बांट दिया जाए समाज को, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा समाज इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इन कोशिशों को नाकाम करने में सफल है। जी, हमारे अनुरोध पर आज की मन की बात पर चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला और ढेर सारी अपने अनुभव भी साझा किए और आज के इस प्रोग्राम पर अपने विचार भी व्यक्त किए। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी कि आपने हमें याद किया, और प्रधानमंत्री का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे समझने का मौका दिया। उनके मन की बात, मेरे मन की बात और जन के मन की बात में कोई अंतर नहीं है, हम सब की बात एक ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।